मेंस में या जेईई एडवांस में यूनिट डायमेंशन से एक सवाल जरूर रहता है, एक या दो। तो तुम अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारा 6-8 नंबर जो कंफर्म हो गया, 8 से मतलब कभी 2 कभी 1 कभी 3 इस तरह रहता है हर साल, जरूर से जरूर रहेगा। इसके अलावा तुमको 11th के लिए भी पढ़ना ही है, तो ज्यादा टाइम लगता नहीं इस चैप्टर पे, हम लोग फटाफट इसको खत्म करेंगे। इसमें बेसिकली डायमेंशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट तो कुछ नहीं है, यूनिट तुरंत हो जाएगा, थ्योरी टाइप का है। डायमेंशन सीखेंगे आज, कैसे फाइंड आउट करते हैं और डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या होता है वो देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारा सवाल होता है जो डायमेंशन से बनता है। हर साल आईआईटी एडवांस के पेपर में देख लेना प्रीवियस ईयर्स में कि तुमको डायमेंशन का सवाल जरूर मिलेगा, डायमेंशन का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है, और चाहे वो एडवांस हो चाहे मेंस हो। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर 1 आज का पहला, यूनिट सर 10। हाँ बोलो। सर इसमें जो लेक्चर में सर और भी जैसे क्वेश्चन था, जैसे बोट का क्वेश्चन और रेन वाला। कौन सा क्वेश्चन? रेन सर वाला? रेन और बोट और रेन जो रिलेटिव वेलोसिटी से सर। हाँ, रिलेटिव बोट और रेन का सवाल सब। यस सर। देखो बोट रेन का क्वेश्चन सब हम लोग तो ऐसे मैकेनिक्स में पढ़ेंगे ही, काइनेमेटिक्स में फिर से वो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से पढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी एक चैप्टर आएगा ना, कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें बोट रेन, रेनमैन प्रॉब्लम, उसके बाद यस ये सर। सब हम क्वेश्चन करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बोट रेन में कोई प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में भेजो तुरंत आज ही, ठीक, यस हम सर। तो सॉल्व करके बता देंगे। यस सर। तुमको जो भी डाउट है तुम ग्रुप में भेजना, वेक्टर में तुमको 30-40 जितना क्वेश्चन रहेगा तुम भेजना। हम रात में समय मतलब क्लास के बाद जो टाइम मिलता है उसमें हम सॉल्व कर करके सब सेंड करते रहेंगे। और लगेगा अगर जिसपे वीडियो बनाने का जरूरत है जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है उसका हम वीडियो सॉल्यूशन भी बना देंगे, ठीक है। यस सर। तो ये नहीं कि वेक्टर खत्म हो गया मतलब कि उससे पूछना नहीं है, कहीं पे भी कोई सवाल पे डाउट है तो ग्रुप में भेजो और उसका हम वीडियो बना देंगे या फिर ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस कर देंगे, ठीक। थैंक यू। ओके, तो यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट डायमेंशन का लेक्चर 1 है, इंजीनियरिंग का ना, इंजीनियरिंग का है ये लेक्चर 1। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सुनना ध्यान से, कोई डाउट होगा तो पूछना। देखो, हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को, तो देखते हैं कि वो अगर मेजरेबल क्वांटिटी है और अगर वो क्वांटिटी फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करे तो हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि फोर्स हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी, इवन मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो ऐसा कोई क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करे इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, और क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। तो अब क्या होता है, क्वांटिटी को या फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बहुत सारे टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, तो हम लोग उस पे डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग देख चुके हैं कि दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। यानी डायरेक्शन पे जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वेक्टर है, जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो स्केलर है। इसके अलावा हम लोग डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी पे भी डिवाइड करते हैं। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है और इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? यदि कोई क्वांटिटी को अगर डिफाइंड कर रहे हैं और वो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे मान लो हम लोग मास को डिफाइन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से, मान लो कि हम लोग मास को डिफाइन कर रहे हैं, हाँ, हम लोग मास को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मास को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये एक फंडामेंटल या फिर इसको हम लोग बेस क्वांटिटी बोलते हैं। यानी इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो हम लोग को ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है मास। या फिर अगर लेंथ बोलते हैं, लेंथ, तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं और ये किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। या तो फिर टाइम हो गया, ठीक है, इसके अलावा मतलब इस तरह का कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, मास, लेंथ, टाइम, तो ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और एक होता है डिपेंडेंसी क्वांटिटी, यानी कि ये हो गया इंडिपेंड, ठीक है। एक डिपेंड किस पे करेगा, जैसे मान लो तुम वॉल्यूम लिख रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब। तो यानी तीन फंडामेंटल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है। या मान लो तुम सपोज लिखते हो स्पीड,
ठीक है, स्पीड लिखते हो तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड भी क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम लिख रहे हो तो वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल है, ठीक है, लेंथ हो गया, और टाइम भी फंडामेंटल टाइम। स्पीड क्या हो रहा है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी किसी चीज पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, these all are the your derived quantity because it is depend on the some other fundamental quantity. And what is fundamental quantity? Fundamental quantity का मतलब ऐसा कोई quantity जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे, जो खुद से स्पेसिफाई हो जाए, उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक पूरा? तो देखो Yes. इसको हम थियोटिकल तो हम इसको इतना लिखेंगे नहीं, थ्योरी पैकेज में भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक पेस्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से स्क्रीन पे, एक सेकंड रुको, ये सब कुछ लिखा हुआ है थ्योरी, तो इसलिए इसको हम इतना डिटेल्स में लिखेंगे नहीं, यहाँ से हम समझा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे तो नोट डाउन कर सकते हो या फिर दिमाग में रहेगा, नोट डाउन करने का भी जरूरत नहीं है, सब कुछ दिमाग में रहेगा जितना बता दे रहे हैं। तो देखो ध्यान से, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो यूनिट मेजरमेंट्स, ये तुमको पैकेज में मिल जाएगा, नोट्स में पूरा तुम्हारे पैकेज में भी है, तो इतना थियोटिकल लिखाएंगे नहीं, नोट्स टाइप का यहाँ लिखा हुआ है, हम समझा दे रहे हैं। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन में? सबको स्क्रीन में दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक। देखिए स्क्रीन में देखिए, तो सबसे पहले जैसे हम बताएं यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिराइव कैसे कर ले, ऑल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सके, जिसका यूज कर मतलब करे हम लोग क्वांटिटी को फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए, उस तरह क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग डिफाइड करते हैं, स्केलर और वेक्टर, मतलब जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट वो स्केलर, जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट वो वेक्टर। स्केलर में आपका हो गया जैसे कि मान लीजिए जो भी पढ़े आप, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम, नंबर्स, ठीक है, एज, दिस ऑल आर स्केलर। और वेक्टर आप जानते हैं, पूरा डिटेल्स पढ़े उसके बारे में, सारा चैप्टर्स अभी तक जो भी पढ़े वेक्टर हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, तो हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। फिर हो गया डिपेंडेंसी के हिसाब से फंडामेंटल, अभी आप लोगों को समझाए थे फंडामेंटल या बेस क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि देखो जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, ये सब हो गया, यानी कि ये किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दूसरे किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डू नॉट डिपेंड, ठीक है, डिपेंड नहीं कर रहा है। यही अगर हम लोग लेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो रहा है कि वो किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, तो उसको बोलेंगे डिराइव्ड। तो ये डिराइव्ड में क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, वॉल्यूम, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, ये सब डिराइव्ड है। ठीक, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया स्क्रीन पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया, क्लासिफाई द क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पढ़ोगे क्लास 11 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन मैकेनिक्स में, प्रेशर, वर्क, इसको आप डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। ऑप्शन ए में बेस स्केलर पे इसको डिवाइड कीजिए, दूसरा सवाल है, ऑप्शन नहीं है सवाल है, सवाल बी में है कि बेस वेक्टर में डिराइव कीजिए, उसके बाद है डिराइव्ड और स्केलर में अलग कीजिए, और डिराइव्ड और वेक्टर में कीजिए। तो देखो मास टाइम क्या हो जाएगा, मास यहाँ पे बेस भी है, बेस और फंडामेंटल, साथ में हाँ फंडामेंटल है, और साथ में Scalar. स्केलर भी है, ठीक है, स्केलर, सबको समझ में आ रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट देखो फंडामेंटल तो है ही, डिस्प्लेसमेंट बेस है, लेंथ ही है, डिराइव नहीं किया कहीं से, लेकिन वेक्टर भी है, तो इसका एग्जांपल में हो जाएगा तुम्हारा बेस और वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट। फिर अगर देखोगे कि डिराइव्ड और स्केलर, तो उसमें स्पीड, प्रेशर, वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, और डिराइव भी है, और डिराइव वेक्टर में फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हो गया। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट का बहुत रिक्वायरमेंट है, विदाउट यूनिट हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लो तुम गए हो दुकान में और तुमको शुगर खरीदना है, चीनी खरीदना है, तो तुम ये बोलोगे कि 100 शुगर दीजिए, तो थोड़ी ना वो काउंट करके देगा, उसको तुम 100 ग्राम या 100 केजी या 10 केजी कुछ बताओगे, तो जब तक यूनिट नहीं बताओगे तब तक वो समझेगा नहीं तुम क्या पूछना चाह रहे हो, यानी कि क्वांटिटी तुम्हारा डिफाइन नहीं है मास। या फिर तुम बताओगे नॉर्थ के डायरेक्शन में शुगर दीजिए, तो कुछ समझेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग फंडामेंटल, डिराइव्ड या फिर डायरेक्शन को देखते हुए डिफाइन करना जरूरी है।
तो इसीलिए फिजिक्स में फोर्स अगर लिखते हो कि 10, इसका कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस है ये। जब तक इसमें 10 डाइन या 10 न्यूटन या यूनिट नहीं लिखोगे तब तक ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कुछ कुछ यूनिटलेस भी क्वांटिटी होता है फिजिक्स में, जैसे रेशियो सर, बेसिकली जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, या तुम पढ़े हो क्लास 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चीज यूनिटलेस भी होता है, तो वो भी फिजिक्स में रेशियो के टर्म में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बट जो क्वांटिटी होता है मैक्सिमम हम लोग का यूनिट मिलेगा। तो चलो अब क्लासिफिकेशन करते हैं फंडामेंटल के टर्म में और डिराइव के टर्म में। तो अभी देख लिए फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। तो एसआई सिस्टम पे 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर। अभी डिस्कस करेंगे इसको आगे। एसआई में होता है 7 फंडामेंटल, 7 बेस यूनिट होता है एसआई सिस्टम पे, बेस यूनिट सॉरी, 7 बेस यूनिट होता है। किस पे होता है, एसआई पे होता है, ठीक। और डिराइव में क्या होता है, डिराइव में होता है तुम्हारा जैसे कि फोर्स हो गया न्यूटन, फ्रीक्वेंसी हो गया हर्ट्ज, ये सब डिराइव में होता है। तो इस तरह हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे डिराइव्ड और फंडामेंटल का। अच्छा, सिस्टम ऑफ यूनिट को तुम्हारा डिफाइन करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे, मतलब यूनिट्स को डिफाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुको, माइक में थोड़ा लगता है प्रॉब्लम है। अभी आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। यस आवाज सर। आवाज आ रहा है सही से? यस Yes, सर, sir. दादा। ठीक है, अगर आवाज नहीं आएगा तो बोलना जरूर है, अगर नहीं एकदम आएगा तो रेज हैंड कर देना, क्योंकि हो सकता है कि कोई यहाँ पे, रुको एक कनेक्शन देख लेते हैं, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो जाता है इधर। स्क्रीन कनेक्शन, ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं, बोलना अगर नहीं आएगा तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग कुछ कुछ यूनिट लेते हैं। ऐसे होता है एफपीएस, इसको बोलते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इसमें एफ का मतलब फुट होता है, फुट। पी का मतलब होता है पाउंड, ठीक है, पी मतलब पाउंड होता है। और एस का मतलब सेकेंड होता है। तो पहला जो सिस्टम उसको बोलते हैं फुट पाउंड सिस्टम। इस पे क्या होता है, इसमें हम लोग लेंथ को लेते हैं फुट पे, ठीक है। अभी भी देखना जो ब्रिटिश किताब सब ऐसे कि तुमको डेस्नी हैलिडे का एक बुक मिलेगा फिजिक्स में, कभी मिलेगा तो पढ़ना जरूर उसको, थ्योरी के लिए, बट काफी थोड़ा बहुत अच्छा किताब है वो। तो उसमें भी फुट का, फिर पाउंड का, ये सब यूज होता है। तो ये एक्चुअली हम लोग जब केक वेक खरीदते हैं अभी भी दुकान में, तो केक ब्रिटिश का है तो हम लोग बोलते हैं कि 2 पाउंड का केक दीजिए, 1 पाउंड का दीजिए, ये नहीं बोलते हैं कि 2 किलो का केक दीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है, या 10 किलो का केक दीजिए, तो हम लोग पाउंड पे बात करते हैं। तो पाउंड पाउंड भी एक तरह का ब्रिटिश मेजरमेंट था। उसमें हम लोग क्या लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को, डिस्टेंस को, मतलब लेंथ को लेते हैं फुट पे, और मास को लेते हैं पाउंड पे, और टाइम को सेकेंड पे। फिर एक होता है सीजीएस, गॉसियन सिस्टम, ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पे लेंथ को सेंटीमीटर पे लेंगे। अभी सब में फंडामेंटल का ही बात कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट का या बेस का। और ग्राम को लेंगे, मतलब मास को लेंगे ग्राम पे, और डिस्टेंस को लेंगे, सॉरी टाइम को लेंगे सेकेंड पे, तो ये होगा सीजीएस। फिर होता है एमकेएस। एमकेएस मतलब यही, इसी का एडवांस वर्जन एसआई है, ठीक है। एमकेएस में लेंगे मास को, हम लोग लेंगे एमकेएस में केजी पे, टाइम को सेकेंड पे, और डिस्टेंस को इसमें मीटर में। तो इसका नाम है मीटर, इस सिस्टम का नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसलिए एमकेएस बोलते हैं, ठीक। तो पहला हो गया एफपीएस, फिर हो गया सीजीएस, फिर हो गया एमकेएस। जनरली हम लोग सीजीएस और एसआई या फिर एमकेएस का यूज करते हैं। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे बात कर रहे हैं, देखो आगे हम लोग और सिस्टम लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा हो गया एसआई, ठीक। रुको यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, एक सेकेंड, ठीक है, रुको इसको थोड़ा अच्छे से कर लिख देते हैं यहाँ पे। रुको रुको, ठीक है, दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा है ना यस सर। स्क्रीन पे, ठीक। देखो, तो इसके बाद होता है एसआई। एसआई को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल करके भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल में तुम लोग देख लिए कि लेंथ, मास, टाइम को हम लोग सीजीएस में सेंटीमीटर ले रहे हैं, लेंथ को एमकेएस में मीटर ले रहे हैं, डिस्टेंस में, सॉरी एफपीएस में फुट लेते हैं, फीट। फिर मास को लेते हैं ग्राम, केजी, पाउंड। टाइम को लेते हैं तीनों में सेकेंड।
जैसे फोर्स को जानते हो सीजीएस में डाइन होता है, क्लास 9 में पढ़े हो, फिर एसआई में न्यूटन होता है। इसी तरह एफपीएस में होगा पॉन्डल करके होगा, POUNDAL पॉन्डल करके, ठीक है। फिर वर्क अर्ग होता है सीजीएस में, एसआई में जूल, फिर एफपीएस पे एफटी पॉन्डल। तो एफपीएस उतना नहीं पढ़ते हम लोग, उतना नहीं पढ़ते एफपीएस, उतना यूज नहीं है उसका। तो हम लोग जो पढ़ते हैं बेसिकली, जो अडॉप्ट किए हैं हम लोग अभी भी उसी के बारे में, जो भी यूनिट फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12th 11th या आगे तक भी ऐसा यूनिट ही ज्यादातर यूज करेंगे, या ये करेंगे एमकेएस, ठीक है। तो एक्चुअली एमकेएस का ही मॉडिफिकेशन वर्जन है एसआई सिस्टम, उसी का मॉडिफिकेशन वर्जन है। एमकेएस में 3 को डिफाइन किया गया था, मास, लेंथ और टाइम को, और एसआई में और 4 को ऐड कर दिया गया फंडामेंटल के टर्म में। कौन कौन सा ऐड कर दिया गया? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये चारों को ऐड ऑन कर दिया गया, इन चारों को ऐड कर दिया गया इन 3 के अलावा, तो 7 फंडामेंटल बन गया। अब फंडामेंटल में लेंथ होता है उसका मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर इज ऑल्सो फंडामेंटल केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, ठीक। तो इसको कहते हैं हम लोग आपका एसआई बेस क्वांटिटीज, या फिर 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स। समझ में आ गया होगा यहां तक? इसके अलावा आपका एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है, इसके अलावा आपका एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है, ठीक है। वो देखिए क्या होगा। सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब होता है, जैसे मान लो कि हम लोग एंगल को मेजर करेंगे, या फिर हम लोग सॉलिड एंगल को मेजर करेंगे। अब सॉलिड एंगल पूछोगे क्या होता है सर, बता रहे सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से एक एक करके देखो, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, छोटा मोटा चीज है। तो सप्लीमेंट्री में 2 यूनिट होगा, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। सप्लीमेंट्री एक्चुअली एंगल मेजर करते हैं उससे हम लोग, तो एक रेडियन होता है प्लेन एंगल के लिए, और सॉलिड एंगल के लिए होता है स्टेरेडियन, ठीक। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग रेडियन पढ़े हैं? यस सर। Yes, sir. नहीं, Yes, क्या sir. डिफाइन कीजिए तो रेडियन को, यस सर। डिफाइन करो कोई भी रेडियन को। So radian is the measure of angle such that it so that it covers or which सर एक यूनिट length रेडियस is और एक यूनिट radius. हाँ सरकमफेरेंस का नॉर्मल जो बोलो, एंगल मतलब बनेगा डेफिनेशन नहीं पूछे वैसे, मतलब नॉर्मली कुछ आर्क समझा के दो। बीच सर, एक सर्कल के आर्क के बीच का जो एंगल होता है। हाँ वेरी गुड, मतलब आर्क के बीच का ऐसे बोल सकते हैं, देखो हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ Arc कर रहे हैं। radius के बराबर होना चाहिए सर। हाँ वेरी गुड, यूनिट होना चाहिए, दोनों यूनिट ही होना चाहिए। Yes. तो अगर मान लो ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिए है ना, तो यहाँ पे मान लो कि ये रेडियस है और इतना एंगल सबटेंड कर दिए, ये थीटा एंगल बनाया, ये आर्क लेंथ एल है। तो कब बोलेंगे 1 रेडियन का एंगल बना? जब थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है यहाँ से, स्मॉल एंगल के लिए। तो अगर Yes, ये sir. दोनों 1 1 आ जाए, मतलब एल आर के बराबर आ जाए, तो बोलेंगे हम लोग कि 1 एंगल यहाँ पे सबटेंड किया, 1 रेडियन एंगल। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन का 1 सेकंड, इसको बोलेंगे हम लोग, एक बार रुको 1 सेकंड, इसको बोलेंगे 1 रेडियन का एंगल बना है। तो ऐसे डिफाइन करते 1 रेडियन को, ठीक है। और रेडियन और इसमें रिलेशन तो पता ही होगा तुमको, डिग्री में हम लोग पाई रेडियन को लिखते हैं 180 डिग्री, Yes sir. ठीक। और पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा 90 डिग्री, 90. ठीक हम लोग जानते हैं। या फिर 360 लिखेंगे तो 2 पाई रेडियन। देखो ये सब क्या है, ये सब एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो इसी तरह हम लोग 1 रेडियन को लिखते हैं 180 बाई पाई डिग्री। सप्लीमेंट्री क्यों सर? सप्लीमेंट्री नाम है इसका, मतलब एंगल मेजर करने के लिए सप्लीमेंट्री नाम दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट रहते हैं, सॉलिड एंगल का और प्लेन एंगल, रेडियन स्टेरेडियन। फिर 1 रेडियन को क्या लिखेंगे? 180 बाई पाई डिग्री। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 बाई पाई। उस तरह 1 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई बाई 180। पाई बाई 180 हो जाएगा रेडियन में। तो सभी तुम लोग पढ़े हो, ठीक है। सॉरी, पाई बाई 180, एक सेकंड रुको, तो इतना रेडियन हो जाएगा, ठीक। तो ये सब तुम लोग पढ़े हो, सब कुछ जानते हो फाइंड आउट करने, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियन, RAD लिखते हैं इसको शॉर्ट में। एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल तो 11 क्लास में उतना यूज नहीं है, लेकिन क्लास 12th में थोड़ा सा यूज है इसका, बहुत ज्यादा भी यूज नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है ना, उसमें गॉस लॉ में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में। ये होता है प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल,
ठीक है, प्लेन एंगल। एक होता है सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है बता रहे हैं। जैसे मान लो कि तुम एक कोई भी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट लियो, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड, जैसे मान लो कोई स्फेयर ले लिया तुमने, ऐसा कोई सॉलिड स्फेयर लिया, और यहां से तुम इसको ऐसे कट करोगे, इस तरह एक ऐसे कट करके कोन टाइप का मिलेगा तुमको, ये आर आर है, ये कोन मिलेगा, और यहाँ पे एक सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो ये जो एंगल सबटेंड किया ना, इसको बोलते हैं ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, डी ओमेगा या ओमेगा, ठीक है, या फिर और भी किसी यूनिट से मतलब और भी किसी टर्म से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, बट जनरली ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इस ओमेगा को बोला जाता है सॉलिड एंगल। दिस इज कॉल्ड योर सॉलिड एंगल। ठीक, इसके बारे में नहीं पढ़ना है डिटेल्स में, बट थोड़ा बहुत इसका यूज है क्लास 12th में, थोड़ा बहुत, बहुत कम, उसमें फिर बताया जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड। इस एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि ये रेशियो है एंगल सबटेंडेड एरिया ऑन द स्फीयर टू द रेडियस ऑफ द स्क्वायर्ड, यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्क्वायर्ड। मतलब एरिया, सरफेस एरिया लोगे, डिवाइड बाय आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एस बाय आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एल बाई आर किए थे, तो यहाँ पे डेल्टा एस बाय आर स्क्वायर आता है। ये डायमेंशन की वजह से आ रहा है। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अभी तो इतना ही जानना है इसके बारे में, ठीक है। और इसका यूनिट को लिखते हैं हम लोग स्टेरेडियन। इसी को यूनिट को लिखते हैं हम लोग स्टेरेडियन। सर उसे डिफाइन कीजिए ना एक बार। हाँ कर दे रहे हैं। सर ये सर एस क्या है? एस इसी एरिया को ही लिखे, सरफेस एरिया टाइप का, ठीक है, इसी को लिखे एस। डिफाइन कर दे, इसी को एस टी लिखते शॉर्ट में, हाँ एसआर लिखते, सॉरी, इसको शॉर्ट में एसआर लिखते, स्टेरेडियन को। इसको डिफाइन कर देंगे ऐसे कि द रेशियो ऑफ सबटेंडेड एंगल। तो इसके बारे में नहीं उतना पढ़ना है, जान लो, ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है बस इसीलिए। ऑन स्फीयर टू रेडियस स्क्वायर। सर ओमेगा का साइन कुछ और होता है ना? हाँ, ओमेगा का साइन और भी होता है, हम लोग इस तरह लिखे हैं, मतलब ये भी होता है एक साइन, ठीक है, एक ऐसे भी होता है, ऐसे बोल रहे हो ना? यस। हाँ, ये भी एक होता है ओमेगा, ठीक, ऐसे भी लिखते हैं। ओम्स लॉ में देखे हो ना ओमेगा, ठीक, यस। तो इस तरह लिखते हैं हम लोग। साइन इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा ऐसे, ठीक है। तो ये होता है ए बाय आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसका यूनिट होगा स्टेरेडियन। तो इन दो को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया? तो दो यूनिट होगा, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। इन दोनों को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और एक बात बस बता देते हैं, फिर डायमेंशन हम लोग शुरू करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे रुको एक सेकंड, एक और चीज यहाँ बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ये सब तुमको मिल जाएगा, नोट्स में भी है, तुम लिखा नहीं रहे इसलिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बस बता दे रहे हैं। बस एक बार पढ़ोगे 10 मिनट 5 मिनट तो हो जाएगा। तो यही स्टेरियन रेडियन को डिफाइन किया गया है, और क्या यहाँ पे जो बताए थे। और तुम्हारा क्या हो जाएगा कि हम लोग आगे प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं। ये दो तो डिफाइन कर लियो। अब देखिए प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है। प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब है, इसको हम लोग क्लास 9th में जब पढ़े थे ना, तो कहीं कहीं बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है, फिर हम लोग हॉर्स पावर, इस तरह का जो यूनिट है ना, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर हॉर्स पावर, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इस तरह का जो भी सिस्टम है, जो बेसिकली यूनिट है, जो बेसिकली इसको हम लोग ये बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि माइल बहुत कम यूज होता है माइल। हम लोग डिस्टेंस के लिए कभी कभी, जैसे घर में मम्मी पापा लोग कभी बात करते हैं तो बोलेंगे, तो पहले जमाने में भी ऐसे यूज होता था। जैसे मेरे पापा बात करते करते बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है मेरे ऑफिस का वो 14 माइल है, तो माइल में बात करते हैं। तो माइल का मतलब क्या हो गया कि माइल का मतलब हो गया 1.6 किलोमीटर, एक माइल का मतलब। तो दीज आर सम प्रैक्टिकल यूनिट जो भी प्रैक्टिकली लोग बात करते रहते हैं, कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बोल दिए, हॉर्स पावर बोल दिए, गाड़ी उड़ी का के टर्म में जब हम लोग पावर देखते हैं बाइक का या फिर कोई भी व्हीकल का, तो इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर, मोटर का हॉर्स पावर के टाइम में बात करते हैं। तो दीज आर प्रैक्टिकल यूनिट जो कि काफी यूज होता है प्रैक्टिकल पर्पस में, ठीक है। कुछ होता है इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट का मतलब हो गया कि मान लो कि तुमने एक क्या हुआ कि ऐसा कोई यूनिट लिया, जैसे कि केजी वेट, ये इम्प्रॉपर यूनिट है, ये वेट के लिए यूज कर रहे हैं।
ये आईसीएससी में जो लोग पढ़े हुए क्लास 10th में वो काफी यूज करते हैं केजी वेट, ठीक है। ऐसे तो हम लोग वेट का न्यूटन लिखते हैं क्योंकि वेट भी एक फोर्स है तो न्यूटन लिखते हैं, बट बहुत जगह हम लोग केजी वेट भी लिखेंगे। 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मास को तो वेट मिलेगा, तो बहुत जगह हम लोग केजी वेट भी लिखते हैं। तो बेसिकली इट इज इम्प्रॉपर यूनिट, जो ये भी काफी कम यूज होता है इम्प्रॉपर यूनिट्स, ठीक है। तो ये भी काफी कम यूज होता है इम्प्रॉपर यूनिट्स। ज्यादातर हम लोग प्रॉपर यूनिट या फिर डिराइव्ड यूनिट या फंडामेंटल यूनिट का ही यूज करते हैं। और तुम्हारा प्रैक्टिकल यूनिट भी काफी कम पर्पस में यूज होता है, और केजी वेट वगैरह भी बहुत कम यूज होता है। फोर्स के लिए केजी वेट लिख दे रहे हैं, वेट के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक बहुत ही बेसिक सा बात था जो कि हम लोग कवर कर लिए हैं। अब शुरू करते हैं डायमेंशन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन। अब हम लोग थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सवाल आएगा जेई मेंस में, एडवांस में, इससे एक नया क्वेश्चन आएगा। हम लोग हर तरह का सवाल करेंगे एडवांस तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन या फिर डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए डायमेंशन का क्या यूज है या डायमेंशन क्यों पढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हम कोई भी एक इक्वेशन लिख दिए, सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल यहाँ समझो। मान लो कि लिख देते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या फिर सीधा सा लिख दिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये सब तो नॉन इक्वेशन है, क्लास 9 में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। या मोमेंटम को लिख दे रहे हैं पी इक्वल टू एम वी, लीनियर मोमेंटम। ये सब लोग देखते आ रहे हैं ना। या फिर मान लो टाइम पीरियड को लिखते हैं, ये तो देखोगे 9 में भी था और तुम 11 में देखोगे टाइम पीरियड पेंडुलम का, एल बाई जी। तो ये सारा चीज हम लोग देखते मतलब देखते हैं, इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो हम लोग किसी भी चीज को रैंडमली नहीं लिख पाएंगे, किसी भी यूनिट मतलब किसी भी इक्वेशन को फिजिक्स में हम लोग रैंडमली नहीं लिख सकते, उसका कुछ प्रॉपर लॉजिक होगा। मतलब कोई भी इक्वेशन उठा के ऐसे लिख देंगे वैसा नहीं चलेगा। कोई भी इक्वेशन लिखते इसके पीछे लॉजिक ये है कि एलएचएस का जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो हमेशा हम लोग जो इक्वेशन लिखे वो ठीक ठाक आया कि नहीं, कोई डिराइव मान लो कुछ डिराइव किए फिजिक्स में, मान लो कि कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में डिराइव किए, ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं या गलत है, उसको चेक करने के लिए हम लोग को डायमेंशन चेक करना पड़ेगा कि एल एच एस का डायमेंशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि आवर इक्वेशन इज रॉन्ग। अगर कर रहा है तो बोलेंगे कि आवर इक्वेशन इज राइट, यानी कि ये डिफाइंड है। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया, तो डिस्टेंस मतलब एस का मतलब डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस लोगे तो उसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगा। डिस्टेंस का मतलब बेसिकली लेंथ होता है, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे जितना टर्म दिख रहा है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये भी पूरा तुमको क्या देना चाहिए, ये भी पूरा तुमको एक लेंथ का ही डायमेंशन देगा या डिस्टेंस ही देगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा इक्वेशन। तो चेक कर लो यू का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया मीटर, ठीक है। हाफ एटी स्क्वायर, हाफ तो कांस्टेंट है, ए का फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी का सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड सेकेंड कट गया मीटर, यानी कि मीटर प्लस मीटर, यानी कि ठीक है। हम लोग दो सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर पाते हैं, तो ये ठीक इक्वेशन है। मतलब इस तरह इसका चेक करते हैं, एल का लेंथ हो गया मतलब मीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर मीटर कट गया, रूट ओवर के अंदर सेकेंड भेजोगे ऊपर, तो सेकेंड स्क्वायर यानी कि सेकेंड, यानी कि ठीक है, ये टाइम का डायमेंशन सही है। तो इस तरह हम लोग चेक करते हैं कि क्वांटिटी का डायमेंशन एलएचएस का आरएचएस का जो डायमेंशन है वो सही है या नहीं। अगर मान लो सीजीएस यूनिट पे है, एसआई पे है, किसी भी यूनिट पे रहे, उसका डायमेंशन हमेशा सेम होगा। अब डायमेंशन को लिखते कैसे है, देखो देखो डायमेंशन को लिखते कैसे। तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, हम लोग बोलते हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक, स्क्रीन ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है उसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी फंडामेंटल हम लोग का यूनिट होता है उसके टर्म में हम लोग यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन पे। जैसे हम लोग मास के लिए
ऐसे कैपिटल एम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट पे, ऐसा ऐसे लिखेंगे। लेंथ के लिए ऐसे एल लिखेंगे, लेंथ इस तरह, मीटर सेंटीमीटर सभी का डायमेंशन होगा, मास मतलब केजी ग्राम सभी का डायमेंशन एम होगा। टाइम के लिए कैपिटल टी करके ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक। उसके बाद मान लो और भी फंडामेंटल करंट है तो करंट का ए लिख देंगे एम्पियर, ऐसे, ठीक। तो इसी तरह लिखते रहेंगे। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कैंडेला लिख देंगे, टेम्परेचर तो केल्विन लिख देंगे, टेम्परेचर तो ऐसे ब्रैकेट में इस तरह कैपिटल के करके ऐसा लिख देंगे, ठीक। समझ में आ रहा ना। फिर मान लो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस लिखे, ल्यूमिनस या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखे, ठीक। हम लोग लिखे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसका हम लोग कैंडल लिख देंगे, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस। मोल का एमओएल लिख देंगे ब्रैकेट में। तो इस तरह हम लोग फंडामेंटल के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में सी। तो हम लोग इन सभी को कैसे रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, हम लोग इसको फंडामेंटल के टर्म में लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको, फॉर एग्जाम्पल मान लो रुक जाओ एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमको इस तरह का भी डायमेंशन चाहिए। किसका चाहिए? सपोज हम लोग को चाहिए डायमेंशन स्पीड का, स्पीड का। तो स्पीड को क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन यहाँ पे एल लिखोगे, कैपिटल एल, और टाइम का क्या लिखोगे? टी। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा स्पीड का? एल टी माइनस वन, ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो एमएलटी के टर्म में भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? एम जीरो, एम का पावर कुछ नहीं है यहाँ पे, मास का समथिंग जीरो इक्वल टू वन होता है, एल और टी माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्पीड, ठीक है। इसी तरह तुमको कोई भी डायमेंशन चाहिए तो तुम लिख सकते हो। जैसे फोर्स का चाहिए, सपोज फोर्स का चाहिए, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? मास इंटू एक्शन होता है, तो यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मतलब मास एम, मीटर मतलब लेंथ एल, और टाइम मतलब टी, तो एम एल टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन। इस तरह डायमेंशन लिखते हैं, ठीक। इसके बाद और एक एग्जांपल में मान लो तुमको कुछ भी निकालना है, कोई भी निकाल सकते हो। सपोज कि वर्क का निकालना है, वर्क का, ठीक है, वर्क का निकालना है तो वर्क का निकालो। वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। तो फोर्स का कितना? एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम एल टू टी माइनस टू। तो इस तरह फाइंड आउट करेंगे, क्लियर? इस तरह फाइंड आउट करते हैं। एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा वर्क का। चलो तुम लोग कुछ बनाने दे रहे, फटाफट बनाओ तो। और सब चलो बताओ बताओ, ठीक है। फाइंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग, मतलब इन सबका डायमेंशन बताओ, सबका डायमेंशन बताना है। जल्दी जल्दी बताना, फटाफट, एक मिनट में बताना होगा सारा। तो जल्दी बताओ। पावर, सब फॉर्मूला जानते हो। मोमेंटम सब सुने हो क्लास 9 में। पावर, मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। फिर बताओ इंपल्स का, इंपल्स बताओ फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है, इंपल्स। फिर बताओ प्रेशर का। ये सब जो सुने उसी का दे रहे हैं, ठीक। फिर बताओ तुम काइनेटिक एनर्जी का। माइक ऑन के बताते रहने, एक एक करके। फिर तुमको जी का भी बताना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भी क्लास 9 में पढ़े हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। फिर और बताओ पोटेंशियल एनर्जी का भी बता दो। पोटेंशियल तो जानते ही हो, ठीक है, एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल का भी हो जाएगा। एंगल का बताओ क्या होता है। चलो ये सब बताओ जल्दी जल्दी। और क्या दें? ठीक है, और टर्म बता देंगे हम, फिजिक्स कुछ टर्म और आते रहेगा, तो सब टर्म तुम सुने नहीं, 11 में सुनोगे।
उसको कुछ भी बता देंगे। अच्छा एक प्लैंक कांस्टेंट का ही बता देना, 9 में पढ़ो प्लैंक कांस्टेंट। चलो बताओ, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बताओ फटाफट, नहीं तो हम कर देंगे सॉल्व यहाँ। एक बार ट्राई कर लो सब लोग, जिनका आंसर आएगा ऑन करके बोलिएगा, माइक ऑन करके। ठीक है रुको तब तक बनाओ, हम पानी पी के आते हैं जल्दी से, 2 मिनट में इसको बनाओ। ठीक सब लोग सुन रहे हैं ना? यस सर। यस सर। यस ठीक है सर। ठीक है, बनेगा ना सब लोग का? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, Yes, बनाइए sir. बनाइए फटाफट बनाइए। सर इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, एफटी, ठीक फोर्स है और टाइम का प्रोडक्ट। ठीक है बनाओ बनाओ, हम आके मिला लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है बनाओ। तो हम पूछेंगे तो बताना आंसर। हो गया है? यस सर। चलो Yes, बताते sir. रहो फटाफट। चलो बताओ एक एक करके। सर किसका? सर पावर का ml टू t माइनस 3। वेरी गुड, पावर हो जाएगा ml2 t-3। सर मोमेंटम का ml t⁻⁻1। मोमेंटम का कितना? ml t⁻⁻1। हाँ ठीक। सर Impulse m इम्पल्स to the का power 2 L to the power 1 T to the power minus 1. mlt-1 इम्पल्स, M to the power 2. नहीं इम्पल्स का गलत हो गया, सर इम्पल्स का mlt होगा। mlt-1 यस होगा। ठीक है यस सर। देखो सर पावर को कैसे लिखोगे, रेट ऑफ वर्क होता है तो वर्क बाई टाइम, उतना Yes. करने का भी जरूरत नहीं, फॉर्मूला से डायरेक्ट लिख सकते हो, जूल होता है जानते हो, वाट होता है जानते हो, यूनिट जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे पावर का लिखना है तो वर्क का क्या हो जाएगा, ml2 t-2, और टाइम का क्या होता है t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह सबका बना लो, ml2 t-3। ठीक, इस तरह सबको सॉल्व नहीं करे, सब लोग कर ही लेगा, है ना। मोमेंटम का क्या बताए थे? सर मोमेंटम का ml सर ml t⁻⁻1। माइनस 2। हाँ ml t-1 ना, यस सर। ये ना आएगा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, यस सर। हाँ ठीक है। फिर अगर आपको निकालना है इम्पल्स, तो इम्पल्स का मतलब फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट कर दो, ये इम्पल्स देगा। ML T to the power minus 1. हाँ वेरी गुड, इम्पल्स हो जाएगा ml t⁻⁻1। तो इम्पल्स का क्या हो जाएगा, ये फोर्स इनटू टाइम तो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं m l t-1, इम्पल्स होगा ml t-1। फिर आपका प्रेशर का बताइए। सर ml माइनस 1 t माइनस 2। हाँ मतलब फोर्स पर एरिया, ठीक है, mlt-2 बाई L2 कर देना, प्रेशर मतलब फोर्स पर एरिया, तो mlt-2 फोर्स का एरिया का L2, तो सॉल्व कर लें यहाँ से। ठीक, m l-1 t-2, तो ऐसा तो कर ही लोगे। ठीक है फिर ये बताइए काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, जूल होता है ml2 t माइनस 2। ml2 t-2 जो वर्क का होता है भाई। यस ठीक, अच्छा उसके बाद फिर और एक पूछा कि जी का बताओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का किसका आया? सर m⁻3 l⁻−1 t⁻⁻2। अच्छा इसका चेक करते हैं हम लोग, रुको इसका बनाते हैं। ठीक है तो F क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r²। तो यहाँ से हमको G निकालना है, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F r² बाई m1 m2। तो सॉल्व कर लो, तो F का हो जाएगा m l t-2, डिस्टेंस का मतलब L2 हो जाएगा, रेडियस है, और मास मतलब m2 हो जाएगा। ये कट गया एक, तो क्या होगा m-1, यही है ना, L3 t-2, यही ना आया बोलो। Yes, sir. ठीक है ना, देख लो कैलकुलेशन में, हाँ ठीक है, mlt-2 इंटू L2 यानी L3, और m-1 t-2, ठीक है ये होगा, तो G का हो जाएगा। ठीक, और क्या पूछा गया था, और पूछा गया प्लैंक था कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का बताओ।
सर एम एल ml टू minus 1 टी t माइनस minus 1. वन। प्लैंक कांस्टेंट तो पढ़े हो ना क्या होता है? देखो नहीं सर. नहीं पढ़े हो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ोगे। So प्लैंक कांस्टेंट 9 में भी है, तो कैसे निकाले बिना पढ़ के? सर वो पढ़े थे पहले. अच्छा पहले पढ़े थे, हाँ ठीक है, कहीं तो सुने ही हो। देखो प्लैंक कांस्टेंट होता है ना, एक कांस्टेंट है, E इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं हम लोग, ये सब पढ़ेंगे क्लास 12 में पढ़ते हैं हम लोग। एनर्जी, और ये भी 11 में केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुरंत अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो देखो एनर्जी इक्वल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट टू फ्रीक्वेंसी, E इक्वल टू एच न्यू होता है, एच न्यू। तो यहाँ से एच का लो निकालोगे ना तो हो जाएगा E बाई न्यू। तो E मतलब एनर्जी, तो एनर्जी का सब लोग जानता ही है ना, एम Yes sir. L2 और T माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी को T माइनस वन। तो यहाँ से हमको प्लैंक कांस्टेंट का मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा M L2 T माइनस वन, ये हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक, अच्छा चलिए और एक निकालिए, तो ये वाला इसको देखो, रुको एक क्वेश्चन लिखो, इसको निकालो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो जैसे जैसे चैप्टर में आते रहेगा तुम्हारा टर्म सब फॉर्मूला सब, जैसे देखना किताब में या फिर पैकेज में तुमको मिलेगा सरफेस टेंशन, होता फोर्स पर लेंथ, फिर तुमको मिलेगा टेम्परेचर का, फिर तुमको मिलेगा स्पेसिफिक हीट का, तो सारा तुमको सॉल्व करना है फॉर्मूला। अभी तो जैसे टॉपिक सब नहीं पढ़ो, 11th पे है, सारा टॉपिक आगे पढ़ोगे, बट फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, उसका यूज करके डायमेंशन निकालना है, या फॉर्मूला याद रखना है फिलहाल। तो हर चीज का डायमेंशन निकाल सकते हो, सरफेस टेंशन, फिर स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, गैस कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन सब का भी देखना है। अच्छा कुछ कुछ बता देंगे अभी और। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखो, जैसे निकालना है फाइंड द डायमेंशनल, या डायमेंशन लिख दो, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कहीं सुने एप्सिलॉन नॉट? सुने हैं, बोलिए। नो सर। इसको बोलते हैं, नहीं सर। अच्छा ठीक, इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सर आवाज कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है? अभी ठीक है सर। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, आवाज आ रहा है क्या? ठीक है सर। ये थोड़ा स्पीकर का पता नहीं यहाँ पे क्या कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत है, क्या है हम चेक करेंगे एक बार फिर। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये सुने तो हो, मतलब ऐसा नहीं सुने हो, शायद नहीं याद में नहीं आ रहा होगा, या नहीं भी सुने हो सकते। देखो Yes. एक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 में पढ़े थे ना, तो वहाँ पे Yes चार्ज sir. का प्रॉपर्टीज तुमको सर पढ़ाए होंगे या पढ़े हो तुम किताब में भी। तो उसमें क्या बताए थे कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है ना। उस, Attractive. हाँ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव डिपेंड करेगा, चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव नेगेटिव है कि पॉजिटिव Negative. नेगेटिव है, ठीक है। मतलब लाइक अनलाइक पे डिपेंड करता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। उस फोर्स को बोलते हैं कूलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशन की तरह ही होता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो उसको लिखते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं, इसको बोलते हैं कूलम Yes sir. फोर्स। ये क्लास 12 में पढ़ना है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। Yes. इसी के को हम लोग ब्रेक करके पता है क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहां से हम लोग को क्या करना है, यहां से हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन चाहिए। देखो मिल गया आसानी से। अब देखो यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन कैसे लिखोगे, हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करेंट। तो Q को क्या लिखेंगे, आई टी, आई दोनों फंडामेंटल है, तो आई का एम्पियर और टाइम का टी, तो AT लिख देंगे ब्रैकेट में इसको, चार्ज का डायमेंशन को। चलो हो गया था हम लोग का यहाँ पे। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, 4 पाई कांस्टेंट टर्म होता है, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा कुछ, ठीक। तो देखो यहाँ पे Q के जगह फिर तुम्हारा ये फोर्स नीचे आ जाएगा F यहाँ पे, ठीक है, आर स्क्वायर तो है ही, और यहाँ पे Q1 Q2, तो क्या होगा 80 80 80 इंटू 80 A2 T2, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा MLT माइनस 2 फोर्स का, Sir ml2 t to the power 4 into e. हाँ ठीक है, चेक कर लो यहाँ पे, मिला लो एक बार, L2, ठीक। तो बस इसको सॉल्व कर लो, और क्या, यहाँ पे हो जाएगा A2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा ML3 और T माइनस 2। तो चलो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं
तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा m-1 m-1 l-3 t4 और a2, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एक बार जेई मेंस में पूछा था ये वाला क्वेश्चन 2011 में, मतलब ऐसे ही पूछ देता है कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन, इसका डायमेंशन निकालने पूछा था। ठीक है, तो देखना तुम भी, तुम्हारे पास ये पैकेज तो मिलेगा, उसमें सवाल बहुत सारा डायमेंशन का, बनाना फटाफट बैठ के। तो सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद तुम्हारा गैस कांस्टेंट, सारा वैल्यू तुम निकाल सकते हो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फार्मूला दिया हुआ रहता है, ये फार्मूला देख लेना, एक बार सॉल्व करते रहना। ठीक है, जैसे एंगल का अगर बोलेंगे डायमेंशन, तो एंगल डायमेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंगल तो रेशियो है ना, आर्क लेंथ Yes, और sir. उसका रेडियस का, दोनों का यूनिट सेम होता है, तो इसलिए एंगल का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, रेडियन स्टेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट होता है बस, कोई डायमेंशन नहीं होगा। मतलब एक टर्म आता है यंग्स मॉडुलस, ये भी क्लास 11 में पढ़ोगे, यंग्स मॉडुलस, इसको y से नोट करते हैं। तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसका मतलब होता है, इसी सब पढ़ोगे 11th क्लास में, इससे डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, इसका डायमेंशन निकालना बता रहे हैं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर, प्रेशर की तरह ही काम करता है ये भी। ठीक है, देखेंगे आगे क्या होता है। और स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब कितना सॉरी स्मॉल एल बाई एल, कितना पहले लेंथ था और बाद में कितना हो गया। तो स्ट्रेन मतलब मान लो तार को खींच रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेन आ जाता है, लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, इसका देखो लेंथ का डायमेंशन कैंसिल आउट, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेस का क्या होगा? एफ बाई ए, तो यंग्स मॉडल्स का वही हो जाएगा, इसलिए यंग्स मॉडल्स का क्या आ जाएगा? एम एल t-2, तो प्रेशर का आता है। ठीक है, तो ये होगा यंग्स मॉडल्स का। तो इस तरह कुछ कुछ निकालते रहना, और क्या, बहुत सारा तुम निकाल सकते हो जितना मन है तुमको। फिर गैस कांस्टेंट का भी कोई यूज होगा, केमिस्ट्री में गैस कांस्टेंट पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री में डायमेंशन नहीं है सर लेकिन कभी तुम, दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा? जैसे कि तुम्हारा यंग्स मॉडुलस का और प्रेशर का सेम आ रहा है, क्यों नहीं होगा? हाँ एकदम होगा। ठीक है, हाँ यूनिट कुछ भी होगा लेकिन डायमेंशन, अब यूनिट कैसे नाम चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम इसको ये नहीं पास्कल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन mlt-2 बोल रहे हैं, बट वहां पे पास्कल बोल रहे हैं प्रेशर के केस में, बट डायमेंशन सेम हो सकता है, बिल्कुल होगा। ठीक है, एकदम हो सकता है। सर जैसे हाँ बोलो, सर जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन लेस हो सकता है वो? जिसका यूनिट है वो डायमेंशनलेस कैसे होगा? जिसका यूनिट नहीं, वो डायमेंशन नहीं हो सकता उसका। जैसे मान लो तुम क्लास 10 में पढ़ो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। ठीक, या फिर तुम पढ़े हो मान लो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो भी डायमेंशनलेस होगा। फिर तुम कोई भी रेशियो पढ़ते हो, तो रेशियो ऐसे पढ़ते हो, कोई भी रेशियो फिजिक्स में अगर पढ़ोगे, जैसे Yes. स्ट्रेन यहाँ बताएं, स्ट्रेन का भी डायमेंशन नहीं होगा, तो कुछ भी यूनिट सर होगा एंगल का बिकॉज, यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन लेस है। बट वो सप्लीमेंट्री यूनिट है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस तरह हम लोग। यूनिट है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोल रहे हैं। ठीक, वो एक्चुअली एंगल जो है ना, प्लेन या फिर सॉलिड एंगल, उसको हम लोग एक्चुअली उसका डायमेंशन नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक तो रेशियो आ रहा है आर्क लेंथ और इसका, और चूंकि उसका रोटेशन को जो है वो डिफाइंड किया गया है। ठीक है, सर इसका उल्टा हो सकता है अगर हाँ उस डायमेंशन हो और यूनिट ना हो? डायमेंशन और यूनिट ना हो, उसका उल्टा, हाँ हाँ हो सकता है। अच्छा एक सेकंड रुको तो, हाँ सर हम थोड़ा क्लास ले आपसे बात करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन थोड़ा क्लास ले रहे हैं, तो हम आपको आराम से 8 बजे कॉल करते हैं। ओके ओके सर, हाँ क्या बोल रहे थे बताओ। सर जैसे से इसमें एंगल का यूनिट है, डायमेंशन लेस है वो, और सर हाँ इसका डायमेंशन यूनिट हो, यूनिट नहीं हो डायमेंशन हो, वैसा हो सकता है सर? यूनिट नहीं और डायमेंशन हो, देखो यस सर। डायमेंशन तो हम लोग एक्चुअली डायमेंशन में डिफरेंस क्या है, हम लोग यूनिट को फंडामेंटल तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं बस। तो अगर वो किसी फंडामेंटल यूनिट की कैटेगरी में आएगा तो डायमेंशन हो जाएगा उसका, क्यों नहीं होगा? सर बिल्कुल जैसे होगा। से जी जी हाँ कांस्टेंट, उसको यूनिट तो नहीं है पर डायमेंशन है सर। क्यों नहीं, जी का यूनिट है जी का यूनिट बिल्कुल है, सर वो जी का यूनिट, जी कांस्टेंट तो क्या हुआ, जी का यूनिट है, देखो उसका वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसका यूनिट निकाल देते हैं हम लोग यहाँ से। इस एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट है, देखो क्या लिखते हैं जी को, ये तुमने क्लास 9 में देखा होगा 6.67 इंटू 10⁻11 का यूनिट भी आता है ना। देखो यस सर। ऐसा होगा ना, तो जी का निकालो यहाँ से, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ये तो जी है, इसका भी बिल्कुल होगा। फोर्स का न्यूटन, मीटर स्क्वायर, मास का केजी स्क्वायर,
तो जी का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट होगा जी का। ठीक, यस यूनिवर्सल कांस्टेंट का यूनिट होता है, मतलब बहुत सारे कांस्टेंट नहीं भी होता है, जो रेशियो होता है उसका यूनिट नहीं होता है। जैसे रेशियो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी का रेशियो है, क्लास 9th 10th में पढ़ते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर 12 में पढ़ोगे। फिर जैसे मान लो तुमने लिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो डायमेंशनलेस हो गया, ये यूनिटलेस हो गया। तो यूनिटलेस हो तो डायमेंशनलेस हो सकता है। क्लियर हो गया बात सारा? यस ओके, चलिए एक गैस कांस्टेंट का बताते देखिए, उसके बाद आपको आगे बताएंगे इसका एप्लीकेशन सब। तो केमिस्ट्री में इसका बहुत एप्लीकेशन होगा, देखिएगा गैस कांस्टेंट का। इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, गैस कांस्टेंट को लिखते हैं प्रेशर, यूनिट को हम लिख दे रहे हैं, हाँ प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है ये, और यहाँ पे हो जाएगा मोल्स, इस टाइम में रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू टेम्परेचर। तो स्ट्रेस का एक बार बेस से बता दीजिए ना। स्ट्रेस का, स्ट्रेस मतलब फोर्स पर एरिया। स्ट्रेन स्ट्रेन किसका, स्ट्रेन? हाँ अच्छा स्ट्रेन मतलब तो क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, ये कोई तार हो गया, स्क्रीन पे देखो, ये इसको खींच यस रहे सर हैं फोर्स लगा के, जिसका पहले डायमेंशन एल था। अब जैसे खींचे ना, तो तार में स्ट्रेन आ गया, थोड़ा इसका लेंथ जो है बढ़ गया। तो कितना बड़ा, सपोज ये ओरिजिनल लेंथ एल था और बढ़ गया तो स्मॉल एल बढ़ गया है, तो अभी यस स्ट्रेन के रेशियो को बोलते हैं हम लोग एल बाई एल, तो ये होता है स्ट्रेन। ठीक, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये भी यूनिटलेस होगा। ठीक, तो सर यहाँ पे शायद ये होना चाहिए था, एल पे पावर -1 होना चाहिए था क्यों? सर, क्योंकि एल एल का मॉड्यूलस कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में से फोर्स बाय एरिया हो जाएगा ना डायरेक्ट। हाँ तो ये तो कुछ नहीं, तो 1 हो गया ना, तो बस फोर्स बाई एरिया बचा। ओ अच्छा, तो यहाँ फोर्स पे बाय एरिया ये सर। -1 ही है, ये -1 ही है। अच्छा ये वाला देख रहे थे, देखो ये यही है लिखे हैं, प्रेशर वाला ही देख लो, यहाँ लिख दो एम एल टी -2 बाई एल टू लिख दो। अच्छा हाँ, L-1 बोल रहे हैं ना, छूट गया तो सॉरी, ठीक बोले हो, ये L-1 कर दो, T-2 यही बोल रहे थे ना। यस सर हाँ यही होगा जो प्रेशर का होता है। हाँ इसको चेक सही कर लो सब लोग कॉपी में, ये थोड़ा मिस्टेक मतलब गड़बड़ा दिए थे, ठीक है ये सही है। बस वो जब पता ही होगा जो प्रेशर का होता है वही यंग्स मॉडल्स का होगा। ठीक है, ML-1 T-2, बोलो क्लियर है? यस सर ठीक है चलो, अब गैस कांस्टेंट का देखो। गैस कांस्टेंट को तुम क्या लिखे हो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय मोल्स इनटू टेम्परेचर, तो सभी का डायमेंशन लिख दो तो गैस कांस्टेंट का मिल जाएगा। तो हम लोग को फॉर्मूला या फिर यूनिट याद होना चाहिए, तभी डायमेंशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। अननोन क्वांटिटी निकाल सकते, बताएंगे कैसे, उसी पे सवाल आता है जेईई में, और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसको हम बताएंगे। देखो प्रेशर का तो लिख दोगे L-1 T-2, वॉल्यूम का लिख दोगे L3, मोल का मोल ही लिखते हैं, फंडामेंटल है ये, और टेम्परेचर का थीटा या केल्विन जिससे मन रिप्रेजेंट करो। कभी कभी थीटा में रहता है, किसी किताब में के से भी रहता है, थीटा भी रहता है या फिर के से भी रहता है, जो तुमको मन है। तो बस यहाँ पे रिप्रेजेंट इसको लिख दो, हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Lm L2 T-2 मोल इनवर्स और थीटा या फिर केल्विन इनवर्स, तो ये हो जाएगा गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। तो इसका एक और होता है फॉर्मूला, जैसे सर डेंसिटी इज इक्वल टू पीबी बाई आरटी, हाँ तो हाँ, उसके हिसाब से करेंगे तो सेम आंसर आएगा। सेम आंसर आएगा। तो उसका Yes. जैसे आर को हम लोग बहुत टर्म रिप्रेजेंट करते हैं ना, कभी यस सर उसके यूनिट को चेंज कर सकते हो, जैसे चेंज करोगे डायमेंशन उसका मिलता रहेगा, और डायमेंशन बेसिकली वही आएगा तुम जब सॉल्व करोगे आगे। ठीक, यस तो डायमेंशन काम ये भी है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसको मतलब बदल सकता है, ये भी डायमेंशन काम है। चलो देखते हैं एप्लीकेशन पार्ट में उसको सीखते हैं कैसे बदलेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए ध्यान से, ये चैप्टर बहुत इजी है, आज होमवर्क देंगे, इसको पढ़ लेना एक बार, सारा कर लेना वेक्टर के बाद। तो 1 घंटे का चैप्टर है ये, उसके बाद सब सीख जाओगे, एप्लीकेशन सीख जाओगे, कैलकुलेशन बस तुरंत हो जाएगा। उसका हर तरह का सवाल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर देना। एरर में थोड़ा बढ़िया, एरर का थोड़ा डिफिकल्ट है, एरर पढ़ाएंगे जब, एरर कैलकुलेशन ये सब थोड़ा डिफिकल्ट चीज है, उसको सीखना पड़ेगा। तो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन बोलते हैं सॉरी, टॉपिक लेते हैं, एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, कैसे अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, ठीक, इसका 3 एप्लीकेशन है बेसिकली, 3-4 एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा अच्छा एप्लीकेशन है इसका।
मतलब बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं उससे हम लोग। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं। पहला एप्लीकेशन होता है टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर। ये पहला एप्लीकेशन, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक, टू चेंज द वन फ्रॉम ऑफ सिस्टम टू अदर। कैसे होता है देखो, इसका एग्जांपल एक बता रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कैसे चेंज करेंगे। ऐसे तुम ओरली भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, बट हाँ डायमेंशन के टर्म में सीखना है। एग्जांपल 1 देखो, फिर एग्जांपल 2 तुम खुद से बनाओगे, एग्जांपल 2 तुमको बना देंगे, एग्जांपल 1 हम बना रहे हैं। तो क्या बोला गया, जैसे सर मान लो, आवाज नहीं आ रहा है। फिर नहीं आ रहा है क्या, एकदम नहीं आ रहा है, तो धीरे हो जा रहा है। धीरे हो जा रहा है। एक सेकंड रुको, तो माइक प्रॉब्लम है, जानते हैं भैया, माइक प्रॉब्लम है, नया नहीं है फिर क्या, तो चेंज हो जाएगा, गारंटी में है, तो वो इसको चेंज कर दीजिएगा। माइक्रोफोन में ठीक थोड़ा आ रहा है प्रॉब्लम सर। है, आ रहा है ठीक। ठीक है हाँ। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, यूजिंग डायमेंशन तो ये लोग फटाफट पढ़ लो, तब हम सवाल सब ज्यादा बनाएंगे। फिजिक्स में क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, ठीक है, थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चंस बनाओ फटाफट। वेक्टर हाँ बोलो। तो बोले थे वेक्टर में से और अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर। हाँ क्वेश्चंस करा देंगे वेक्टर मॉडल। आज इसलिए स्टार्ट कर दिया ना, इसलिए हम स्टार्ट कर दिया आज, क्योंकि लगा 7 लेक्चर हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको ये चल अभी 1-2 क्लास चलने दो, ठीक। इसके बीच में यस क्या करेंगे, तब तक तुम लोग थोड़ा पैकेज भी बना लो, तो वेक्टर में यस थोड़ा सर। तुम खुद से भी कर लोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करा देंगे जो तुम खुद कर सकते हो, उसको कराने का फायदा नहीं है। फिर लगेगा तब तुम तो कर ही रहे थे खुद से, तो क्यों हम करा के उसको टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो तुम एक काम यस करो, तुमको आज हम होमवर्क दे दे रहे हैं पूरा पैकेज का, ठीक। तो उसको तुम लोग सभी को बोल रहे, सुनो ध्यान से, 3 दिन में उसको कंप्लीट करो, वेक्टर ठीक। का सर। हाँ वेक्टर पूरा 2-3 दिन में सर करो। कंप्लीट कर दिए सर। पैकेज पूरा कंप्लीट है। यस सर। अच्छा वाह, वेरी गुड। बाकी लोग का, सभी का कंप्लीट है, ठीक है। सर तो उसमें एक जिनका दो नहीं, सर उसमें एक हाँ दो को नया टर्म यूज किया सर, जैसे कि राइट हैंड सिस्टम वो, और भी कुछ टर्म था सिस्टम, सर, वो एक दो समझ नहीं आया। अच्छा बताना तो ग्रुप में भेजना, तो क्या क्या है फोटो खींच के, यस। ठीक। अच्छा ठीक है, तो बाकी तुम बना लियो, बहुत अच्छा बात है। और मान लो कोई नहीं भी बनाया होगा, तो 2 क्लास में बना लो। हम लोग क्या करेंगे, एक बीच में ऑनलाइन क्लास में बोल देंगे उस लेक्चर में, एक हम लोग बीच में जो क्लास होगा, 1-2 क्लासेस चलने दो। फिर बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक बार डाउट क्लास रखेंगे, या फिर क्वेश्चंस कराएंगे वेक्टर का, थोड़ा अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर। तो एक लेक्चर लगातार हम लोग 1 या 2 लेक्चर में थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम वेक्टर का देख लेंगे। तब यस तक सर। सब लोग, तब तक 2-3 क्लास के बाद अगला वीक में करेंगे, मंडे उंडे में, ठीक। यस सर। तो तब तक क्या करना, तब तक तुम लोग पूरा वेक्टर का जो बेसिक्स क्वेश्चन है या पैकेज वाला, उसको बना लो। पैकेज में भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत बढ़िया पैकेज बना हुआ है, उसको बना लो। फिर हम लोग क्या करें, एक क्लास रखेंगे, उसमें थोड़ा सा जो बोट वाला प्रॉब्लम, रेनमैन वाला प्रॉब्लम, या फिर थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम, ठीक है, वो सब कर लेंगे। क्लियर है ना, तो वो हम लोग देख यस सर। लेंगे, थैंक यू तो सर। हमको, हाँ ओके ओके, हमको याद बस दिला देना, हम कराएंगे उसे, हमको याद है, हम कराएंगे ही सारा कुछ, ठीक। सर मंडे को टेस्ट है सर। मंडे को टेस्ट है, अच्छा यस। ठीक है, दीजिए टेस्ट अच्छे से। वेक्टर का आ रहा है ना सवाल। नहीं पता सर, उसमें लिखा टिल हाँ तो स्टार्ट। ठीक है, हम यूनिट डायमेंशन नहीं देंगे, वेक्टर तक पूरा पढ़ना, अच्छा। ठीक है, वेक्टर तक पूरा पढ़ लेना। मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर पूरा पढ़ना अच्छे से, वहीं से मिलेगा, ठीक है। यस सर। ओके ठीक है, तो फिर मंडे के बाद एक काम करेंगे, मंडे क्लास है क्या हम लोग का। सर मंडे नहीं है। मंडे, अच्छा मंडे तो छुट्टी रहता है, ठीक है। तो यस। ट्यूसडे वेडनेसडे जब क्लास मिलेगा ना, यस सर। तो उसमें हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल सब वेक्टर का बनाएंगे। यस सर। और तब तक क्या करो, टेस्ट के लिए वेक्टर पढ़ लो एक बार, अपने से अच्छे यस। से पढ़ लो। इस बीच में कहीं फंसोगे तो ग्रुप में पूछना, और यदि मान लो नहीं फंसते तो ठीक है, पढ़ते रहो। और टेस्ट के बाद हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, थोड़ा वेक्टर का अच्छा अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तब तक उसको पूरा अच्छे से पढ़ लो। चलो, तो यहाँ देखो, यूजिंग डायमेंशन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन एमकेएस सिस्टम, ठीक है।
अब क्या दिया गया कि वैल्यू ऑफ सीजीएस सिस्टम में दिया गया है, जानते हो जी क्या के 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर यस तब सर। भी डायमेंशन से निकालना है। वैल्यू इन सीजीएस दिया गया है 980, ठीक है 980। सीजीएस में यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा सीजीएस में। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे n1 का टर्म लिखना। n1 मतलब जो दिया गया है, जैसे 980, इस n1 के लिए उसका लेंथ किस में लेना है, सेंटीमीटर पे, तो सेंटीमीटर में ले लेना। और उसका टाइम किस में लेना है, सेकंड में लेना है, तो सेकंड ले लो टाइम के लिए। n2 हम लोग को निकालना है, तो n2 इक्वल टू निकालना है, तो n2 हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके रखते हैं। L2 क्या दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है, मतलब 1 मीटर में निकालना है, और टाइम सेकंड पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो g का डायमेंशन है वो होता है एल टी माइनस वन, मतलब एल टी माइनस टू होता है, सॉरी एल टी माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पे डायमेंशन सेम रहेगा, कोई भी सिस्टम में बात करो, चाहे सीजीएस में बात करो, चाहे एमकेएस में बात करो, चाहे एसआई में बात करो, चाहे एफपीएस में बात करो, सभी केस में तुमको डायमेंशन सेम ही तो मिलेगा, लेंथ मास टाइम का यूनिट है, ठीक है। एमएलटी के फॉर्म में मिलेगा सब केस में सेम, तो डायमेंशन फिक्स रहेगा। तो इसलिए n1 l1 t1 शुड बी इक्वल टू n2 l2 t2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, n2 इक्वल टू लिखेंगे, इस तरह लिखने का तरीका, n1 लिखना दिया हुआ है, m1 बाई m2 कर देना, और पावर लिखना a, अब बता रहे abc क्या है यहाँ, फिर यहाँ पे l1 बाई l2 कर देना, और पावर लिखना b, और ये सब देखो इतना लिख रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस होगा तुरंत हो जाएगा, 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर होगा, ठीक है, मतलब तुरंत हो जाएगा, ये हो जाएगा c। तो देखो अब n यहाँ पे m का टर्म नहीं है, मतलब मास का टर्म कहीं पे नहीं है डायमेंशन में, सिर्फ लेंथ और टाइम दिख रहा है। तो इसलिए क्या करोगे ना, यहाँ पे n1 दिया हुआ है, तो n1 को तुम लिख दो 980 दिया हुआ है, मास का टर्म नहीं छोड़ दो। लेंथ का टर्म दिया हुआ है, तो लेंथ m1 किस में दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है तुमको निकालना है सेंटीमीटर में, और l2 मीटर में, तो 100 हो जाएगा, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, तो l2 को 100 सेंटीमीटर तभी कटेगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यस सर। और पावर का यूनिट क्या है इसमें, 1 है, l का पावर यहाँ 1 है, और टाइम का तो 1 1, और पावर -2 आ जाएगा, यहाँ -2 दिख रहा है, तो सॉल्व कर दो बस इसको, तो 980, 9.8 हाँ तो सर 9.8 ए आता क्या है, है? 1 सेकंड बता रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ बोलो। सर ए ए बी सी सब पावर है, ए यहाँ पे कुछ नहीं है, एम का पावर 0, एल का पावर 1, टी का पावर -2, तो ए 0 बी 1 और सी -2, ठीक। तो समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो कुछ नहीं है वो, समझ में आ गया ना, सर Yes, sir. सर T1 T2 नहीं समझ में आया, देखो फिर बता दे रहे हैं हम, अच्छा और एक बार बता दे रहे हैं, देखो डायमेंशन निकालना है, जी का वैल्यू निकालना है तुमको एम केस में, यदि सीजीएस में वैल्यू दिया है तो हम लोग जानते हैं कि दोनों केस में डायमेंशन सेम होगा, ठीक। तो क्या किए, n1 लिख दिए 980, l1 लेंथ जो है सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड पे है, इस पे हमको लेंथ मीटर में चाहिए, टाइम सेकंड में चाहिए, और n2 सर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है क्या, हाँ अब आ रहा है। ठीक है। तो n1 दिया है 980, l1 दिया है, l1 जो है वो सीजीएस में तो सेंटीमीटर में होगा, और t1 सेकंड में होगा, और t2 क्या होगा, सेकंड में होगा, l2 मीटर पे होगा, और n2 निकालना है हम लोग को, ठीक है, n2 हम लोग को निकालना है। तो देखो यहाँ पे स्मॉल जी का यूनिट क्या हो जाएगा, स्मॉल जी का डायमेंशन हो जाएगा, यूनिट बोलते हैं डायमेंशन हो जाएगा LT-2, जिसका मतलब क्या है m0 l1 और t-2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो देखो डायमेंशन सेम किए, तो n2 निकालना है, तो क्या लिख रहे हैं, n2 निकालना है हम लोग को, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, n1 m2 l2 t2 इक्वल टू n1 m1 l1 t1, तो इसलिए n2 क्या हो जाएगा, n1, और यहाँ पे डायमेंशन को लिख दो m1 बाई m2, अब m का पावर कुछ नहीं मतलब 0, m1 मतलब जो गिवन जो टर्म हमको निकालना है वो सब, और n2 मतलब जो n2 मतलब निकालना है, m1 मतलब जो गिवन है। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो यहाँ पे बोल रहे हैं, रुको अभी आ रहा है क्या,
यस सर आ रहा। माइक हमको ठीक हेलो? करना पड़ेगा। हाँ आ रहा है क्या आवाज? हेलो? सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा सर। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारा। हेलो? चला गया। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तुम लोग आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है तो बाकी लोग देखो। तो बी और यहाँ पे T1/T2 C लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी में इसको मान लो कि एल बी का पावर 1 है, T2 का -2 है, तो सॉल्व कर दिए। अब M1 क्या था? ये 1 सेंटीमीटर में था, मीटर में है, और M2 को 100 करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा 100 सेंटीमीटर इक्वल टू ही हम लोग 1 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड दे दिए और सॉल्व कर लिए। क्लियर है ना? यस सर। उनका आया, जिनसे बात हो रहा था नेटवर्क आया उनका? यस नहीं आया सर। क्या? आ गया ना? आ गया, आ गया। ओके समझ में आ गया। यस सर। चलो इसको बनाओ, देखो इसको बनाओ, खुद से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करो तो, इसको बनाओ, इसको बनाओ आराम से। चलो ये वाला बनाओ। फाइंड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल मेथड, ठीक। फाइंड बाय डायमेंशनल मेथड द वैल्यू ऑफ y इन SI यूनिट, जहां पे y दिया हुआ है तुमको CGS में। y मतलब यंग्स मॉडुलस, उसका डायमेंशन सिखाए थे, ठीक, अभी सिखाए थे। यस सर। जो प्रेशर का होता है वही कर देना सेम। चलो इसको बना के दिखाओ, कितना आंसर आएगा बताओ। वही N1 N2 टेक बनाओ, देख देख के बनाओ, अब इसे सिखाएं उस तरह बनाओ। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा? M1 L-1 और T-2। चलिए इसको फटाफट बना के दिखाइए, फिर होमवर्क देंगे। हाँ। 20 into 10 to the power 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 into 10 to the power 10। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 2 into 10 to the power 9। हाँ क्या 9? 2 into 9? 11। हाँ ठीक है, 11 20 sir। into 10, हाँ ठीक ठीक। सबका बन गया होगा? आप लोग का बना है? यस सर। बाकी और सभी का? हाँ सर बन यस गया। सर। ठीक है, Yes, चलिए वेरी गुड। तो ऐसा कोई भी अननोन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अननोन का भी निकाल सकते हैं। ग्रुप में भेज देंगे, एक दो सवाल ऐसा बना देना, और आज भेज देंगे कुछ कुछ डाउट पैकेज में बता देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है ना, फिर N2 लिख दो, N1 M1/M2 कर देना, ठीक है। पावर कितना है M का? 1। फिर क्या करना है यहाँ पे L1/L2 कर देना, पावर कितना है? -1। और T के केस में फिर T1/T2 कर देना, पावर कितना है? -2, ठीक। अब N1 देखो दिया हुआ है 20 into 10 to the power 11। M1 क्या है kg में, तो 1 kg, और ये ग्राम में फिर तुमको 1 ग्राम, सॉरी ऊपर ग्राम में था ना, तो ग्राम करना होगा, और नीचे kg में। फिर ये था 1 सेंटीमीटर/1 मीटर। N2 वाला टर्म निकालने वाला है, और L1 वाला दिया हुआ वाला टर्म, ठीक है। फिर सेकंड का तो छोड़ दो, 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, पावर -1 कर दो, ये हो जाएगा -2। -2 है ये, ठीक से देखना थोड़ा, -2, ठीक। चलो इसको सॉल्व कर लो, और क्या। 20 into 10⁻11, और ये 1/1000 हो जाएगा। पावर तो इसका 1 है, तो छोड़ दो, 1/1000 ही हो जाएगा। और ये क्या होगा? ये हो जाएगा -1 है, तो ऊपर भेजेंगे तो 100 बचेगा, 1/100 ऊपर भेजेंगे सिर्फ 100 बचेगा, ठीक। तो कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो आंसर आएगा 20 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा? तो इस तरह करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन यूज करते हैं हम लोग, क्वेश्चन मतलब दिया क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं उसको चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए।
इसके लिए भी यूज करते हैं। फिर हम लोग और भी देखेंगे, अननोन वेरिएबल वाला देखेंगे, वो सब बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। तो ये सब तो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो उसको होमवर्क दे देते हैं। तो एक सेकंड रुको, टेलीग्राम ग्रुप में देखना तुमको मिला होगा जो असाइनमेंट वाला ग्रुप है, Yes, उसमें sir. वर्कशीट वाला हम बता देंगे देख के। पहले हम पैकेज का बता देते हैं। तो जो बना लिए बहुत अच्छा बात है, वेरी गुड। उसमें कुछ भी नहीं बना तो स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा या पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग नहीं बनाए वो जरूर बनाइए। बनाना क्या हम बता दे रहे हैं, एक सेकेंड। असाइनमेंट, हाँ। तो इसमें हम फिजिक्स पैकेज ना, पैकेज मैथमेटिकल टूल्स वाला, एक सेकेंड रुको, उसका पेज नंबर हम बता दे रहे हैं। पैकेज जो ग्रुप में दिया हुआ था ना, टेलीग्राम ग्रुप में है ना पैकेज? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, हाँ ठीक है, मिल गया हमको। तो इसमें तुम स्टार्टिंग से बनाओगे पूरा। रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। Makes sense. वेक्टर का तो सब बन ही गया होगा। वेक्टर का तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब कराया है क्लास में ना, ऐसा पूरा Yes, sir. उसी तरह का है, ठीक है। तो और भी हम क्वेश्चन कुछ इसमें बढ़िया बढ़िया मिलेगा तो करा देंगे, ठीक है। चलो नहीं बनाए हैं, देखिए पेज नंबर लिखिए। पेज नंबर में देखिएगा 26 नंबर से होमवर्क है ये। इसको टेस्ट भी है तो खत्म कीजिए जल्दी, फिर हम एडवांस क्वेश्चन कुछ और एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला सब क्वेश्चन कराएंगे, बोर्ड वोर्ड वाला। तो पहले इसे बना लो जल्दी। देखो पेज नंबर 26 मॉड्यूल का, मॉड्यूल पेज नंबर 26 का सारा क्वेश्चंस, पेज नंबर 27 का सारा क्वेश्चन, 28 का सारा क्वेश्चन, ये पेज है। और आप आ जाइए 29 का भी बनाना ही है एग्जाम के लिए, तो आजकल 2 दिन टाइम है, अच्छे से बनाओ। चलो 30, सर 29, 28 का ही पूरा बनाना है। हाँ 28 का पूरा, 21 का पूरा, 30 का भी पूरा। बैठो 3-4 घंटा बैठोगे, 2-3 घंटा पूरा बन जाएगा। लैमिस थ्योरम का यूज देखना है कहीं कहीं। हाँ 33 तक, 31, 32 और 33 तक इसमें वेक्टर पूरा मिल जाएगा। ये सब पूरा खत्म करो, जितना टेस्ट के पहले तक कर लो तो अच्छा है तुम्हारे लिए, अच्छा मार्क्स आएगा। तो आज कल मतलब सैटरडे संडे पूरा मिल रहा है तुमको टाइम, संडे सुबह बैठ जाओ। अभी तो टाइम ही है घर में बहुत सारा, तो बैठ के बनाओ आराम से, इंटरेस्ट भी आएगा बनाने में। बैठो आराम से, पेंसिल या पेन लो, एक रफ पेपर या फिर कोई कॉपी लो और उसको बनाओ, टिक करते रहो, जो बनते रहो, आंसर मिलाओ, ये सब खत्म करो। चलो डायमेंशन का होमवर्क नहीं दे रहे हैं क्योंकि सब शुरू ही किए हैं। ऐसे मन करेगा तो बना सकते हो, बट टेस्ट है तो वेक्टर पढ़ लो अभी, वेक्टर मैथमेटिकल टूल्स। और मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना, डायमेंशन का क्वेश्चन है बहुत सारा, तो डायमेंशन में बहुत सिंपल सिंपल अभी तो बस टॉपिक स्टार्ट ही किए हैं। तो चलो डायमेंशन नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो अभी वेक्टर खत्म करो, ठीक। और मैथमेटिकल टूल्स जो पढ़ाई की उसको Yes, भी देख sir. लो पूरा। इसमें Yes, sir. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से कर लो, ठीक है। चेन रूल ये सब देख लो, क्लियर है। Yes, sir. और Yes, sir. मंडे के बाद हम लोग वेक्टर का और सवाल सब करेंगे बीच में एक दिन, 1-2 क्लास ले लेंगे और उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक ये सब सारा बना के कंप्लीट रखो और रिवाइज करते रहो टॉपिक, ठीक है। चलो फिर क्लास हम लोग खत्म करते हैं। Thank you, sir. ओके ओके ठीक, Thank you, sir. ओके ठीक, Bye, sir. बाय 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 बाय।